अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आपने पढ़ लिए हैं, बट क्या आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई किस पर करते हैं? आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहाँ कहाँ पे लगते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट भी बनाया नीचे, जो आपको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि आजकल जो है इंड एस आ चुके हैं और जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर इंड एस फॉलो करे जाते हैं। आने वाले टाइम में बाकी सारी एंटिटीज़ को भी इंड एस फॉलो करने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में जो है सीए फाइनल में या फ्यूचर में जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाएंगे, आप लोग एएस फॉलो कर ही नहीं रहे होंगे, यू विल बी फॉलोइंग इंड एएस। बट उसके बाद भी इंड एएस को आपके सिलेबस से दूर रखा गया है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाने का काम दिया गया है हमें, तो मैंने वो काम किया है। आपके समक्ष जो है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ आ रहे हैं। जैसे एएस 1 जो हमने किया, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एएस 2 हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की बात करी थी। एएस 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो आपके कोर्स का पार्ट है, और इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर के साथ करेंगे। वैसे आप इसको 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़कर आए हैं। एएस 4 जो है दोस्तों, वो आप लोगों ने नहीं किया है। कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी कि जो बैलेंस शीट डेट है उस बैलेंस शीट डेट को कुछ ना कुछ ऐसी कंटिजेंसीज हैं, कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती है जिसका इम्पैक्ट बाद में पता लगता है ऑडिट होने से पहले, रिपोर्ट साइन होने से पहले। तो क्या हमें उस इवेंट का अगर कोई लॉस वगैरह है उसे पीएनएल में रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रोविजन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे डिस्क्लोज करना है, वो ये बातें जो है इस स्टैंडर्ड में बताई गई है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमने कॉस्टिंग में पढ़े हैं, सिमिलरली उसके लिए जो है एएस 7 भी एग्जिस्ट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जो भी आपके कोर्स में नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन एएस 9 है। कभी भी जो है इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं, सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसकी रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए, है ना, कि उससे जो है आपको पैसे मिल ही जाएंगे, तभी आप जो है उस सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। एएस 10 जो है हमने किया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, तो ये चीज़ यहाँ ब्रैकेट कैसे छूट गया, इसको लगा लेना। एएस 11 हमने करा है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। हमने एएस 12 भी करा है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। एएस 13 भी हमने करा है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। एएस 14 जो है वो अमेलगमेशन की बात करता है कि जब दो एंटिटीज़ आपस में मिल रही होती है, मिलकर नई एंटिटी बनती है, या एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी में मर्ज हो जाती है, या एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी को खरीद लेती है और एक का अस्तित्व जो है उसे ख़त्म कर दिया जाता है, तो यानी कि वो अमेलगमेट हो रही है। उस केस में क्या काउंटिंग होती है, एंट्रीज क्या पास होती है, वो सब चीज़ें यहाँ बताई गई है, आपके कोर्स में नहीं है। एएस 15 जो है वो है एम्प्लॉई बेनिफिट। एम्प्लॉई बेनिफिट का मतलब है जो एम्प्लॉइज़ को सैलरी मिलती है, साथ में लीव एनकैशमेंट और ग्रेट्युटी के प्रोविजंस होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं वो यहाँ बताया गया है। एएस 16 है बोरोइंग कॉस्ट, जो हमने कर लिया है। एएस 17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उन्हें रिक्वायर्ड है कि वो अपने सेगमेंट्स, यानी कि अगर मान लो उनकी कुछ डिविजन्स हैं तो डिवीजन वाइज ब्रेकअप दे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल्स हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ। या यूँ कह लीजिए कि अगर मान लीजिए रिलायंस है तो उसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तो उस अलग अलग सेगमेंट की रिपोर्टिंग दे, क्योंकि एक कंपनी जो है उसमें 10 बिजनेसेस हो सकते हैं अलग अलग, कंपनी का एक ही नाम है, पीएनएल में एक ही फिगर आ रही है। तो यार अगर आप इतनी बड़े हो चुके हो कि आपके अलग अलग सेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो उन सेगमेंट की भी अलग अलग रिपोर्टिंग आपको करनी चाहिए, ब्रीफ में बताना चाहिए यूजर्स को, चाहे वो जोग्राफिकल एरिया वाइज हो, नॉर्थ साउथ वेस्ट, इंडिया या ओवरसीज, या फिर वो आपके प्रोडक्ट वाइज हो, वो कैसे भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ाई दिए हैं, फ्लो में जो हो रहा है वो पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, तो ये जो आपका एएस 18 है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स का, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंटिटी जो है या कंपनी जो है वो कई बार अपने जान पहचान वालों से ट्रांजेक्शन्स करती है, जिससे प्रॉफिट को बढ़ाया घटाया जा सकता है। हालांकि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आते हैं जो सीए फाइनल में आप लोग करेंगे। बट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कहता है कि जो आपके रिलेटेड पार्टीज़ हैं, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, तो भैया उन्होंने अपनी किसी और कंपनी में डायरेक्टर हैं उस कंपनी के साथ, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं उनके साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन्स करी है तो उसे आप डिस्क्लोज करेंगे। दो चीज़ें जाती है, रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है और उनकी ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी है। कोर्स में है बिल्कुल नहीं है, फिर क्यों बता रहे हो, अरे एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी तो क्या हो गया, नुकसान हो गया क्या। उसके बाद है लीसेस का एएस 19, जिसमें कि ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज होती है।
फाइनेंस लीज का मतलब है जिसमें आप ऑलमोस्ट एसेट की पूरी कॉस्ट ही एक लंबे पीरियड तक जो है पे करते हैं और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एसेट खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। वहीं ऑपरेटिंग लीज जो है वो एक रेंट की तरह होती है, तो इसके अलग प्रोविजंस हैं, वो आप AS 19 में करेंगे। AS 20 कहता है कि जो आपका P&L बनता है उसमें आप नीचे अर्निंग के नीचे अर्निंग पर शेयर भी डिस्क्लोज करें, बेसिक अर्निंग प्लस डाइल्यूटेड अर्निंग, तो वो चीज़ें जो है AS 20 में कराई जाती है। जो कंपनीज हैं जिसके बहुत सारी और सब्सिडरीज हैं उन्हें कंसोलिडेशन करना ज़रूरी होता है AS 21 के हिसाब से, यानी कि कंपनी A लिमिटेड जिसकी 3 सब्सिडरीज आ रही हैं B, C और D, तो जब A लिमिटेड अपने फाइनेंशियल्स बनाएंगे तो उसमें वो दिखाएंगे भैया मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है इन 3 कंपनीज में। हालांकि 50% से ज़्यादा होल्डिंग होने की वजह से ये तीनों कंपनीज इसकी सब्सिडरी कहलाएगी। आपका इस बोलता है कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स के अलावा एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बनाओ जिसमें आप पूरा जो प्रॉफिट है वो A का और उसकी जो 3 सब्सिडरीज हैं B, C, D का, तीनों का मर्ज कर दिखाओ। अब वो कंसोलिडेशन कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ तो नहीं बता सकता, ये फाइनल का पूरा चैप्टर है जिसकी 20-25 क्लासेस लगेंगे तब जाकर आप समझ पाएंगे वो। उसके बाद है आपका AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इसे हम ये डेफर टैक्स वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं। डेफर टैक्स यानी कि आपकी अकाउंटिंग में कुछ इनकम आ रही है, इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं है या बाद में इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगी, ये इसका उल्टा है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है डेफर टैक्स क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं वो AS 22 में सीखेंगे, अभी कैसे समझा सकता हूँ आपको। AS 23 कहती है भैया जो कंसोलिडेशन नहीं कर रहे तो वो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को जो है कैसे डील करेंगे, कैसे शो करेंगे, वो यहाँ पर बताया गया है। AS 24 कहता है कि अगर आपके कोई ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू हो रहे हैं तो उसमें क्या डिस्क्लोजर जाएगा, क्या चीज़ें बतानी जरूरी है, वो बताया गया है। AS 25 कहता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि एक तो आप साल के एंड में फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं बट जो आपकी लिस्टेड एंटिटीज होती है उसमें आप देखते होंगे 3-3 महीने में जो है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करी जाती है, मतलब कि क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होते हैं। उसके अलावा एक इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भी ये कॉन्सेप्ट है, उसमें आप 3-3 महीने की जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते रहते हैं। AS 26 है इंटेंजिबल एसेट्स। AS 27 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, कि अगर मान लो मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर है तो मारुति अलग कंपनी है, सुजुकी अलग कंपनी है, दोनों ने जॉइंट वेंचर बनाया, उसकी अलग कंपनी बनाई तो अलग मुद्दा है। अगर कंपनी नहीं बनाई और ऐसे ही जॉइंट वेंचर किया है तो उसमें आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। AS 28 कहता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, की एसेट्स की वैल्यू गिर रही है तो उसमें आप कैसे अकाउंटिंग करेंगे। और AS 29 कहता है प्रोविजंस कब बनाने चाहिए, कंटिजेंट लायबिलिटी कब बतानी चाहिए और कंटिजेंट एसेट का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब कुछ भी नहीं होता कंटिजेंट एसेट का, तो उसे डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। और कंटिजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोविजन बना नहीं सकते, इसके लिए आप उसे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। मैंने आपके साथ सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं, अब यहाँ पर जो है हम उसकी एप्लीकेबिलिटी पर चर्चा करते हैं। सर समझ नहीं आया ना, है समझ भैया, जब कोर्स का पार्ट ही नहीं है और एक्स्ट्रा आपको करा दी चीज़ें और आप कहेंगे समझ नहीं आया तो अच्छी बात है ना, समझना ही नहीं क्योंकि कोर्स का पार्ट ही नहीं है। तो कई बार होता है कि ज़्यादा चीज़ें मैं क्यों नहीं कराता, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें करवाने से होगा कि भैया इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करो, और अच्छे से एक्सप्लेन करने का मतलब होगा कि भैया इंटर ग्रुप 2 और फाइनल का भी पढ़ा दो साथ में, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, एएस की लिस्ट होती है, लिस्ट क्या होती है मैंने आपको दिखा दी, यूँ समझ लीजिए। अब ये अप्लाई कहाँ पे कौन कौन से एएस करेंगे वो ज़रा देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नीड्स टू बी फॉलोड इन द फॉलोइंग केसेस। भाई एक तो होती है हमारी ऐसी एंटिटीज़ जिन पर कोई ना कोई लॉ लगता है और लॉ में लिखा गया है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो होती है आपकी ऐसी एंटिटीज़ जिन पे कोई ना कोई लॉ लगता है और लॉ में लिखा गया है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस करना पड़ेगा। एएस आर मेड कंपल्सरी बाय कंपनीज एक्ट 2013। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पब्लिश करे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 99% आईसीए के ही स्टैंडर्ड्स हैं, सिर्फ उन्होंने अपना नाम चेंज करके जो है मतलब कि अपने नाम से जो है पब्लिश कर रखे हैं। तो किन को फॉलो करने होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? उन एंटिटीज को जिनकी लॉ में लिखा है कि आपको ये फॉलो करने होंगे। और बाकी जो अदर एंटिटीज बच गई है जिनके ऊपर कोई लॉ नहीं लगता है या लॉ लगता है बट उस पर लिखा नहीं हुआ कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे, तो उस केस में भैया देखें आईसीआई जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो इन एंटिटीज पर जो है एएस अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आईसीआई कोई लेजिस्लेटिव बॉडी तो है नहीं कि वो एनफोर्स कर दे कि भैया इन एंटिटीज को ये पालन करने पड़ेंगे। नहीं,
आईसीए एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, लेजिस्लेटिव बॉडी वो होती है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवा सकती है या किसी पर जो है लगा सकती है, आईसीए वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए आईसीए ने अपने मेंबर्स के लिए मैंडेटरी रखा है कि जब आप इन अदर एंटिटीज़ की बैलेंस शीट को, पीएनएल को, स्टेटमेंट्स को साइन करेंगे आप, तो आप ये चेक करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए गए हैं, और अगर फॉलो नहीं किए गए हैं, इससे कुछ डेविएशन है, तो आप उसको अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दें। जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं अदर एंटिटीज़ के लिए, कंपनीज के लिए कर रहे हैं तो कंपनीज को तो फॉलो करना ही होता है, उन पर लॉ लगता है ना। पार्टनरशिप फर्म है या फर्म है जिस पर एएस की एप्लीकेबिलिटी लॉ में नहीं लिखी, आईसीआई भी इन पर अप्लाई नहीं करता एएस, बट वो अपने मेंबर्स पर करता है कि अगर आप साइन करोगे तो आप जरूर देखोगे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएस के हिसाब से बनी है। और साइन क्यों करेंगे? क्योंकि भैया बैंकों में देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कहीं पर रिक्वायरमेंट होती है कि आप सीए से एक बार चेक करवा कर लेकर आओ या ऑडिट करवा लो, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं भी है। तो भी जो होता है आईसीआई के मेंबर साइन करने से पहले इंश्योर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे जाएं, और नहीं करे जा रहे हैं तो उसका डिस्क्लोजर अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे कि ये एएस फॉलो नहीं हुआ है। हम लोग अपना पीएनएल बनाते हैं, कैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कैसे भी जैसे भी रखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीए के साइन लेने नहीं है, तो फिर हम एएस क्यों फॉलो करें? हाँ तो वो ठीक है, हम अपना अकाउंटिंग में भी डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट मानकर करें, क्या दिक्कत है? तो जब जरूरत पड़ेगी, किसी को दिखाना है, साइन चाहिए, तब दिक्कतें होगी, तो तब हम जो है सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं है। और जिनको ज़रूरत है उन्हें ये सारे फॉलो करने पड़ेंगे, और कंपनीज को तो करने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं एग्जेम्पशंस की, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से या कौन कौन से ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब कि जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी नहीं है कुछ एंटिटीज़ को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को। तो दोस्तों एग्जेम्पशन प्रोवाइड करने के लिए जो है कंपनीज एक्ट ने तो कंपनीज को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, और दूसरी है नॉन एसएमसी, नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज या अदर देन एसएमसी। तो कंपनीज एक्ट का अलग क्लासिफिकेशन है, और जिन पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता है या जो अदर देन कंपनीज है, बाकी सभी एंटिटीज, उसके लिए आईसीआई ने 3 कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड कर दिया है, लेवल 1 एंटिटी एंड लेवल 2 एंटिटीज एंड लेवल 3 एंटिटीज। मतलब कि कंपनीज एक्ट की क्लासिफिकेशन अलग है और आईसीआई की क्लासिफिकेशन अलग है, क्योंकि आईसीआई जो है वो अदर एंटिटीज के लिए क्लासिफाई कर रहा है, कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनीज के लिए, एंटिटीज को, कंपनीज को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, ये देखने के लिए कि इन पर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे या नहीं लगेंगे। ठीक है ना सर? ये जो मैंने आपको कराया है यहाँ पर, ये लाइन को आप काट देना, मैं शायद नोट्स में काट कर ही दूंगा, ये लाइन हटा दूंगा, ये लाइन में कौन से ये जो है सबको फॉलो करने होते मैं डिलीट कर दूंगा, मत याद रखो, कौन से फॉलो नहीं करने होते याद रखो, बहुत हो जाएगा। आईसीआई ने 3 भागों में बांट दिया, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 जो है वो एसएमसी के बराबर है, मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम साइज जो कंपनीज होती है उसी की रिक्वायरमेंट्स एक तरह से लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटीज के लिए बनी गई है, पर यहां मैंने एसएमई कर दिया है, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज नहीं, एंटरप्राइज या एंटिटी। तो सी की जगह पे ई लिख दिया है एक्रोनिम में, और यहां आप देख सकते हैं इन शॉर्ट। तो शॉर्ट में आप जो है इन दोनों का अगर मर्जर कर कर एक बारी में जो है बात लिखनी चाहें, अपने एग्जाम के लिए आप याद करना चाहें, वैसे कभी क्वेश्चन आता नहीं बट फिर भी एक क्वेश्चन आ गया इसमें से, तो अगर एग्जाम के लिए करना चाहें तो सिर्फ आपको ये देखना है कि एंटिटीज जितनी भी हैं उन्हें हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं उसमें? एक है छोटी एंटिटीज, जिसको आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं या स्मॉल एंड मीडियम कंपनी बोलते हैं, जो लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटीज हैं। कौन सी होती है वो नीचे दे रखा है। और दूसरी है बड़ी एंटिटीज, लेवल 1 एंटिटीज या नॉन एसएमई एंटिटीज। जो बड़ी एंटिटीज हैं उन्हें किसी भी प्रकार की एग्जेम्पशन नहीं दी गई है, बड़ी एंटिटीज को किसी भी प्रकार की एग्जेम्पशन नहीं है। ये बड़ी एंटिटीज में वो कंपनीज आती है या वो एंटिटीज आती है जो लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, अप्लाई कर दिया है हमें लिस्ट कर दो, या वो बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ऐसी एंटिटीज हैं जिनका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, यानी मोटा मोटा जो आता है उनका टर्नओवर सेल्स पिछले साल का 50 करोड़ से एक्सीड करता है।
एंटिटीज हुज बोरोइंग्स एट एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 10 करोड़। मतलब ऐसी एंटिटीज जिनका टर्नओवर या तो पिछले साल का 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर उनकी बोरोइंग पिछले साल में कभी भी 10 करोड़ से एक्सीड कर गई थी, और होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऊपर में से किसी की भी, ये पांचों में से कोई भी होगी एंटिटी, तो उसे मैं बड़ी एंटिटी बोलूंगा, नॉन एसएमई एंटिटी बोलूंगा, लेवल 1 एंटिटी बोलूंगा, जिन पर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो ये आपको याद करना जरूरी है कि बड़ी एंटिटीज कौन सी होती है, नॉन एसएमई या नॉन एसएमसी एंटिटीज कौन सी होती है, कंपनीज कौन सी होती है। रही बात बाकी दो एंटिटीज की, लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटीज की, तो उसको ऐसे क्लासिफाई किया हुआ है। लेवल 2 एंटिटीज वो हैं जहां पर बोरोइंग 1 करोड़ से ज्यादा है पर 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है पिछले साल की, और टर्नओवर जो है एक्सक्लूडिंग अदर इनकम वो 1 करोड़ से ज्यादा है बट 50 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ये जो एंटिटीज होती है यहां पर इन्हें बेनिफिट मिला है कि उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो कि सेगमेंट रिपोर्टिंग है, ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्हें फॉलो नहीं करने होते हैं। कुल मिलाकर बात अगर करी जाए तो मैंने आपको इतनी कहानी सुनाई, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने समझा दिए क्या क्या होते हैं। मैंने ये बता दिया कि भैया जिन पे लॉ लगता है तो लॉ बोलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करना है तो करना है, और जिन पे लॉ नहीं लगता उन्हें पालन नहीं करना। बट आईसीएआई ने बोला है कि उसमें भी हम 3 एंटिटीज में बांट रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और उन्हें फॉलो करना चाहिए। एटलीस्ट मेंबर्स के लिए गाइडलाइंस है कि मेंबर साइन करेंगे उन एंटिटीज पर तो ये चेक करेंगे कि भैया अगर वो इस कैटेगरी में फॉल कर रही है तो उन्हें फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज मेंबर जो है साइन नहीं करेंगे, या करने के बाद जो है रिपोर्ट में लिखेंगे डेविएशन किया गया है। अब ये एंटिटीज कौन सी होती है तो मैंने आपको बताया कंपनीज के एंगल से बड़ी एंटिटीज यानी कि नॉन एसएमसी, और आईसीआई के हिसाब से नॉन एसएमई, वो ये कैटेगरीज में फॉल करनी चाहिए, तब उसे हम बड़ी एंटिटी बोलते हैं जिन्हें कोई भी रियायत नहीं है। लेवल 2 एंटिटीज को छूट दी गई है जिन्हें हम एक्चुअली में स्मॉल कंपनीज या स्मॉल एंटिटीज बोलते हैं। बोरोइंग 1 से 10 करोड़, टर्नओवर 1 से 50 करोड़। तो बोरोइंग भी 10 करोड़ से कम है, टर्नओवर भी 10 करोड़ से कम है, बट 1 करोड़ से ज्यादा है। इन्हें एज 3 और 17 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेवल 3 एंटिटी जो है वो है रेजिडुअल एंटिटीज, मतलब जो लेवल 1 में नहीं आई, लेवल 2 में नहीं आई, बाकी बची हुई एंटिटीज को हमने लेवल 3 का नाम दे दिया है, जिन्हें एज 3 और 17 के अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एज 18 और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का एज 24 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल भी कतई नहीं है। इसके अलावा फर्दर कुछ पार्शियल एग्जेम्पशन मिली है दोनों लेवल ऑफ एंटिटीज को, और कंपनीज के एंगल से जो स्मॉल कंपनीज है उन्हें यहां पर मैंने लिखवा दिया है ना आपको, देखो आप यहां देखोगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 3 को हम एसएमई बोलते हैं, एसएमसी बोलते हैं, जो भी कहना है कह लो। इन दोनों एंटिटीज को कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पार्शियल एग्जेम्पशन है, और वो कौन कौन सी पार्शियल एग्जेम्पशन है वो याद करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इवन सीए फाइनल में भी याद करने की जरूरत नहीं है। AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, लीजेस, अर्निंग पर शेयर, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी, इसमें कुछ कुछ पैराज में इनको एग्जेम्पशन दी गई है। फर्दर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं AS 21, 23 एंड 27 जो कि तब फॉलो करने हैं अगर कुछ ना कुछ वो रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हैं। कुछ रेगुलेशंस में लिखा हुआ है कि आपको करना पड़ेगा, तब आपको AS 21 जैसे कि कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ रही है, रेगुलेशन कहती है कंसोलिडेट करना पड़ेगा, चाहे वो कंपनीज एक्ट की हो या कहीं पर भी हो तो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। तो कोई रेगुलेशन आप पर लग रही है तो ये 3 एज आपको और फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो ये भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपका आना चाहिए, जिसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। और वो क्वेश्चन ये है कि सर जरूरी तो नहीं कि जो एक बड़ी एंटिटी हो वो कभी छोटी एंटिटी ना बन पाए, या फिर कोई छोटी एंटिटी है बट उसे लिस्ट करवाना है, तो लिस्ट करवाना है तो हो सकता है कि वो फिर बड़ी एंटिटी बन जाए। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये एंटिटी में आपस में क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है बीच में तो क्या होगा,
देखिए, आप छोटी से बड़ी बनेंगे तब तो आपको एएस का कंप्लायंस करना ही पड़ेगा, बट अगर आप बड़ी से छोटी एंटिटी बनेंगे तो भी आपको 2 साल तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस करना ही पड़ेगा। एग्जेम्पशंस का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। 2 साल तक छोटी बने रहेंगे तो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, तब जो है आप उस साल से बेनिफिट ये ले सकते हैं। तो क्या बात आपको समझ में आई? पूरा पढ़ने के बाद मुझे बताइएगा आप मैसेज करके, ठीक है ना। मैं आपको जो है बुक का क्वेश्चन करा देता हूं। ये जो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ओवरव्यू है। इसमें बताते हैं कि मटीरियलिटी का मतलब क्या है, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स को एक पर्टिकुलर चीज से फर्क पड़ता है किसी इंफॉर्मेशन से, तो वो मटीरियल है, भले ही उसकी अमाउंट कम क्यों ना हो। जैसे 50,000 रुपए की पेनल्टी पे करी है, लॉ को ब्रीच करा है, तोड़ा है लॉ को, आप कहेंगे 50,000 रुपए में क्या है, कुछ नहीं है, करोड़ों का टर्नओवर है, पर जो काम किया वो बहुत गलत है। इसके लिए बताना जरूरी है, इसलिए मटीरियल है। सिमिलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे हैं वैसे ही इनकम टैक्स में भी इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की जो है पीएनएल की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल अलग होती है जो हमने इनकम टैक्स में करी है। एग्जाम में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, इनकम टैक्स का बिल्कुल भी नहीं आएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कुछ आ सकता है बाई चांस, तो वो हमने पूरा कर लिया है। इसका क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, जरा देखिएगा। मैसर्स ओमेगा एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि इन पर कोई लॉ नहीं लगता है। लॉ ने नहीं बोला कि आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हालांकि इनका टर्नओवर जो है वो 1.25 करोड़ है एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, और बोरिंग जो है इनकी 0.95 करोड़ है पिछले साल की। तो अगर टर्नओवर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं भी है, तो भी आप कंपनी नहीं है, तो आप आईसीआई के हिसाब से लेवल 2 एंटिटी में क्लासीफाई करे जाएंगे। ये चाहते हैं कि हम एग्जेम्पशन ले लें, पूछ रहे हैं जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को मिलती है एग्जेम्पशन वो हम ले लें, मैनेजमेंट को एडवाइस करिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया? तो यहाँ पर आपने समझाया कि लेवल 2 कैटेगरी में कौन कौन सी कंपनी आती है। टर्नओवर 1 से 50 करोड़ या बोरोइंग 1 से 10 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा है इनका टर्नओवर, तो ये लेवल 2 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में क्लासीफाई होंगे। तो इन्हें जो है एज 3 और 17 से राहत दी गई है। फर्दर एज 21, 23 और 27 भी अप्लाई नहीं करेंगे, बट मैंने जैसे आपको बताया कि एज 21, 23 और 27 तो अप्लाई तब नहीं करेंगे जब इन पर कोई लॉ नहीं लगता है, तो वो आप लिख कर आ सकते हैं। रेगुलेशन में नहीं पालन करने की जरूरत है तो वो अप्लाई कतई नहीं करेंगे। साथ ही मैंने कुछ पार्शियल एग्जेम्पशन भी मिलेगी एज 15, 19, 20, 25, 28, 29 से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन चेक करी कि फॉल तो नहीं करते इस क्लासिफिकेशन में, लेवल 1 में तो फॉल नहीं करते, कहीं ये नॉन एसएमसी कंपनी तो नहीं है, बड़ी वाली कंपनीज तो नहीं है, तो चेक करा तो नहीं है। लेवल 2 एंटिटी है, द आंसर इज यस। तो इनको 3 और 17 से एग्जेम्पशन मिलेगी। फर्दर इन एज से पार्शियल एग्जेम्पशन मिलेगी। फर्दर एज 21, 23, 27 भी अप्लाई नहीं करेंगे अगर रेगुलेशन नहीं बोलता है तो ये बातें जो है आप लिख कर आ सकते हैं, और ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो गया है। अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पर मुझे तो और कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिला नहीं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अगर आप अपनी बुक को देखेंगे, मैंने उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, आप देख सकते हैं 19 पेजेस दे रखे हैं, तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैंने आपको 1-2 पेजेस में वो करा दिया है, इवन 1 पेज में ही कराया है। आप दूसरा पेज देखेंगे तो दूसरा पेज तो आप एज की लिस्ट दे रखी है मैंने, करा है तो आपको 1 पेज में ही है, ठीक है ना। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए, इसका ज़्यादा कोई बड़ा रिलेवेंस नहीं था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमने करे हैं उसका बड़ा रिलेवेंस था, बट कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे पेपर में आया था मेरे, और स्टूडेंट्स को नहीं पता था क्योंकि टीचर्स उस टाइम ये नहीं कराते थे। स्टडी मटेरियल में दे रखा था, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला पड़ा हुआ था, बट टीचर्स नहीं कराते थे, फाइनल लेवल पर कराते थे। अब जो है इंटरमीडिएट लेवल पर भी ये करवाने लग गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब लिख दिया है। आप ज़रूर इसकी रीडिंग लगाइएगा, इस नोट्स की, इसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा हाथ से डाउनलोड करने के बाद, और 1 पेज में जो है आपका वो पूरा चैप्टर हो जाएगा। ये सेकंड पेज को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पेज को अच्छे से लिखिएगा, उसे पढ़िएगा, एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट करना है तो कर लीजिएगा। तो यही था मेरी तरफ से आज की क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस यूनिट 1 और यूनिट 2, अगर आप यहाँ देखेंगे तो चैप्टर 3 के 2 यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, उन दोनों के एंड में क्वेश्चंस गिवन है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और क्वेश्चंस होने के बाद आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैं आपको कुछ आरटीपी के क्वेश्चंस हो गए, या फिर जो पिछला मई का अटेम्प्ट तो आया नहीं,
तो मई की जो RTP है उसके क्वेश्चंस हो गए, तो वो मैं आपको कराऊंगा। उससे पहले के मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा, उसका कारण ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सिलेबस में चेंज हुआ है। पहले कुछ ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते थे, तो पुराने पेपर में जो है उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस आए हैं। AS22 से आया, AS5 से आया होगा, AS4 से आया होगा, बट आपके वो कोर्स में नहीं है अब। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको जो है अभी की RTP कराऊंगा, मई वाली, जिसमें कि सिर्फ आपके सिलेबस से क्वेश्चन आए, और फिर नवंबर की RTP आएगी तो वो भी करा दूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली, है ना। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्मॉल चैप्टर्स। मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, मुझे पता लग गया है दैट टाइम इज़ रनिंग वेरी फास्ट। तो मुझे जो है फटाफट जो है चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो मैं जो है छोटे छोटे चैप्टर्स आपको करवाते रहूँगा, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कराते रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।